पहले मैं उसे उस मकान या फ्लैट से बाहर निकलवा दूंगा जहां वो रहता है। मैं उसे सड़क पर कार नहीं चलाने दूंगा। वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खा सकेगा। जरा सोचो कि मेरे इन कदमों से वो कितना तंग हो जाएगा। लेकिन मैं इतने पर ही नहीं रुकने वाला। मैं उसको नौकरी से निकलवा दूंगा और ऐसा प्रबंध करूंगा कि उसे कहीं भी कोई अच्छी नौकरी ना मिल पाए। मैं वक्त वक्त पर गुंडों द्वारा उसकी पिटाई करवाया करूंगा। ये गुंडे उसका सड़क पर निकलना मुश्किल कर देंगे। मैं उसका पासपोर्ट भी चोरी करवा दूंगा। मेरे इन कामों से उसका चैन से जिंदा रह पाना दूभर हो जाएगा। लेकिन मेरा असली प्रतिशोध तो इसके बाद ही शुरू होगा। मेरे पास इस तरह के गुंडों का भी इंतजाम है जो मेरे इशारे पर इस आदमी को पकड़कर इसकी आंखें चीर कर बाहर निकाल सकते हैं। इस उम्र में आंखों की रोशनी खोकर यह आदमी जरूर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। डासन, मैं शहराड़ को उसके किए की भयंकर सजा दूंगा और मेरे पास ऐसा करने के सारे साधन मौजूद हैं। तुम्हारा काम इस आदमी का सुराग पाना है। सजा देने का काम मेरा है। हेलन के सोरंटो वाले मकान के लाउंज में एक अलमारी थी जिसमें विस्की और जिन की कुछ बोतलें रखी हुई थी। मैंने एक विस्की की बोतल को खोला और काफी बड़ा पैक बना लिया। पैक को हाथ में लिए मैं मकान की बालकनी में एक कुर्सी पर बैठ गया और धीरे धीरे शराब के घूंट पीता रहा। शराब के कई घूंट पीने के बाद ही मेरे कांपते शरीर में कुछ जान आई। थोड़ी देर पहले ही चाम्स यहाँ से गया था। जाते हुए वो एक बार फिर कह गया था, डासन, शेरार्ड को ढूंढने के मामले में मुझसे लगातार संपर्क बनाए रखो। इस काम पर खर्च होने के लिए धन की परवाह मत करो। मुझे पत्र लिखने में भी वक्त बर्बाद मत करना। सारी सूचनाएं मुझे फोन पर ही दिया करना। जैसे ही कोई नई स्थिति पैदा हो या कोई नई जानकारी मिले, तत्काल मुझे फोन कर देना। फोन करने के लिए वक्त की परवाह मत करना। सुबह, शाम, दिन, रात, तुम किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकते हो। मैं तुम्हारी ओर से फोन आने का इंतजार करता रहूंगा। याद रखो कि हमें इस बदमाश को जरूर पकड़ना है और उसे कठोरतम सजा देनी है। मुझे लगा कि चांप मेरे हाथ में तेज धार की एक छुरी देकर मुझे अपना ही गला काटने के लिए प्रेरित कर रहा था। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि हेलन ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या कर दी गई थी। मुझे यकीन था कि उसकी मौत एक दुर्घटना के कारण ही हुई थी। हेलन के जिस तथाकथित प्रेमी या पति की बात चल रही थी, वहां मैं नहीं था। लेकिन मैं इस बात को सिद्ध करने की हालत में भी नहीं था। चार्म्स के विचार में शेरार्ड ही उसकी बेटी का प्रेमी था और उसने मुझे हर कीमत पर शेरार्ड को पकड़ लाने का निर्देश दे दिया था। शेरार्ड कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था, लेकिन मैं हेलन का प्रेमी नहीं था। इसका मतलब ये था कि हेलन का प्रेमी कोई और ही था। मैं विकट मुसीबत में फंस चुका था। अगर मुझे अपने भविष्य को बचाना था तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं हेलन के वास्तविक प्रेमी को ढूंढ निकालूं और यह सिद्ध कर दूं कि वही हेलन का प्रेमी था। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली और इस समस्या पर विचार करने लगा। क्या हेलन का प्रेमी वही व्यक्ति था जिसे मैंने उस दिन शाम उस मकान में देखा? अगर नहीं तो वो आदमी कौन था? वो उस वक्त मकान में क्या ढूंढ रहा था? अब ये निश्चित था कि हेलन के आभूषण, वस्त्रों आदि में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो वह आसानी से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी इन चीजों को उठाकर चंपत हो सकता था। फिर आखिर वो क्या तलाश कर रहा था? इस समस्या पर काफी देर सोचने के बाद भी जब मुझे कोई सूत्र हाथ ना मिल पाया, तो मैंने इस समस्या पर सोच विचार फिलहाल स्थगित कर दिया और हेलन की मृत्यु के रहस्य पर एक और पहलू से सोचना शुरू कर दिया। हेलन पिछले 14 हफ्तों से रोम में रह रही थी। इस दौरान उसकी इस तथाकथित प्रेमी से मुलाकात हुई होगी और बढ़ती मुलाकातें प्रेम में बदल गई होंगी। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हेलन के इस प्रेमी की खोज मुझे मुख्य रूप से रोम में ही करनी चाहिए। मैं रोम में प्राइवेट जासूसी करने वाली एक कंपनी को जानता था जिसने इस तरह के कई मामले सुलझाए थे। किसी जासूसी एजेंसी की मदद के बिना मेरे लिए उस व्यक्ति की खोज कर पाना संभव नहीं था। मैंने निश्चय किया कि रोम पहुंचते ही मैं इस एजेंसी से संपर्क करूंगा। मैं उठा और हेलन के बेडरूम में दाखिल हुआ। इससे पहले मैंने चार्म्स के साथ हेलन के बेडरूम में एक नजर मारी थी, लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त था कि मैं इसका अच्छी तरह निरीक्षण कर सकूं। बेडरूम के बीच में एक डबल बेड लगा हुआ था। ये सोचकर कि ये डबल बेड हम दोनों के लिए यहाँ रखा गया था, मेरे दिल में एक हुक सी उठी। जाहिर था कि अपने पुराने प्रेमी से हेलन के संबंध खत्म हो चुके थे और उन दिनों किसी नए प्रेमी की तलाश के दौरान उसने मुझे प्रेमी के रूप में चुन लिया था। हेलन की योजना मेरे साथ सोरेंटो के इस मकान में एक महीना बिताने की थी, लेकिन मुझसे प्रेम जताने के पीछे हेलन की क्या मंशा रही होगी? क्या वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी या अपने होने वाले बच्चे के लिए मुझे पिता घोषित करना चाहती थी? अब तो ये रहस्य हेलन ही खोल सकती थी और इस वक्त वो दूसरी दुनिया में थी। फिर मेरे दिमाग में एक और विचार कौन था।
मुझे याद आया कि मैक्सवेल ने मुझे हेलन के बारे में कुछ बताया था। उसने कहा था कि हेलन में ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों से संबंध बनाने की हवस है। साथ ही अलग-अलग मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करके वो उनके लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। हो सकता है कि हेलन का वो प्रेमी उससे सही मायनों में प्यार करता हो, लेकिन कुछ दिन उससे संबंध रखने के बाद हेलन उससे ऊब गई हो और किसी नए शिकार की तलाश में हो। हो सकता है कि उस प्रेमी को पता चल गया हो कि हेलन सोरेंटो में एक मकान लेकर 1 महीना मेरे साथ रहने की योजना बना रही थी और बदला लेने के लिए वो प्रेमी सोरेंटो पहुंच गया। ऐसे हालात में संभवतः उसने हेलन से अपने प्रेम का बदला लेने के लिए उसे धक्का देकर पहाड़ से गिरा दिया हो। चार्म्स को बताने के लिए ये एक अच्छी कहानी हो सकती थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि इस कहानी के तहत हेलन के प्रेमी के रूप में मैं भी चार्म्स की निगाहों में आ जाता था, जिसके लिए वो मुझे कभी माफ नहीं करता। इस मकान के निरीक्षण से भी मुझे हेलन के तथाकथित प्रेमी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। अब उसकी खोज मुझे रोम में ही करनी थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक विचार सूझा। लाउंज में रखे फोन का प्रयोग कर मैंने सोरेंटो पुलिस स्टेशन संपर्क स्थापित किया। दूसरे छोर से आवाज आने पर मैंने लेफ्टिनेंट ग्रैंडी से बात करने की इच्छा जाहिर की। मैं डासन बोल रहा हूँ, मैंने कहा। मैं आपसे ये पूछना भूल गया कि क्या आपने हेलन चार्म्स के कैमरे में मिली रीलें धुलवा ली हैं? उस कैमरे में कोई रील नहीं थी, ग्रैंडी ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। क्या आप इस बारे में आश्वस्त हैं? जी हाँ, हम इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अगर उस कैमरे में कोई रील नहीं थी तो इसका मतलब ये हुआ कि मरने से पहले हेलन कोई फोटो नहीं खींच रही थी, मैंने कहा। ऐसा होना जरूरी नहीं, ग्रैंडी बोला। हो सकता है हेलन कैमरे में फिल्म डालना भूल गई हो। मैं कैमरा की तकनीक के बारे में खासी जानकारी रखता था। मुझे याद आया कि कैमरे के अंदर मैंने देखा था कि इसके बाल पर 12 शब्द अंकित था, जिसका अर्थ ये था कि इस कैमरे से 12 फीट लंबी फिल्म उठाई गई थी। लेफ्टिनेंट ग्रैंडी, मैंने कहा, क्या हेलन के मकान से आभूषणों के अलावा और भी कोई चीज ली गई है? हमने वहां से कुछ नहीं लिया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में इस कैमरा को लेने आपके पास आ रहा हूँ, मैंने कहा और फोन रख दिया। कैमरे के पटल पर अंकित 12 शब्द से साफ जाहिर था कि इस कैमरे के भीतर 12 फीट लंबी फिल्म थी, जिसे किसी अनाड़ी हाथ ने जबरदस्ती खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की थी। आमतौर पर कैमरे से रील निकाले जाने पर कैमरे के पटल पर शून्य शब्द अंकित हो जाता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त ये रील गलत तरीके से खींचकर निकाली गई थी, इसीलिए इसके पटल पर 12 शब्द ही अंकित था। हालांकि इसके अंदर कोई रील नहीं थी। साथ ही कैमरे से रील को जबरदस्ती बाहर खींचते हुए रील को नुकसान भी हुआ होगा। इसका मतलब ये था कि जिस व्यक्ति ने भी ऐसा किया था, उसका उद्देश्य इन रीलों को सुरक्षित रखना नहीं था, बल्कि इन्हें नष्ट करना ही था। लेकिन क्यों? क्या आप मिस्टर डासन हैं? अपना नाम सुनकर मैं चौंक उठा और मेरे दिमाग में चल रही विचारों की लड़ी टूट गई। मैंने नजर उठाई और अपने सामने मिस्टर शेरविन चार्म्स की पत्नी जून चार्म्स को खड़ा हुआ पाया। उसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था, जिसके ऊपर लाल रंग का कमरबंद और लाल ही रंग के बटन लगे थे। जून चार्म्स को देखकर मैं खड़ा हो गया। जी हाँ मिसेस चार्म्स, आप ठीक कहती हैं, मैं डासन हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या आप मेरे पति का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि उनके अमेरिका रवाना होने से पहले मैं उनसे एक बार मिल लूँ। मेरे पति यहाँ आने ही वाले हैं, मिसेस चार्म्स बोली और बगल वाली आराम कुर्सी पर बैठ गई। आराम कुर्सी पर बैठ जाने से उसकी स्कर्ट इतनी ऊंची उठ गई थी कि उसके घुटनों से ऊपर तक की उसकी गोरी सुडौल टांगें मुझे साफ दिखाई दे रही थीं। मिस्टर डासन, वो बोली, आप भी बैठ जाइए, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर डासन, मिसेस चार्म्स ने अपनी बात शुरू की, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आपसे हेलन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि हेलन के बारे में मेरी बात सुनकर आपको लगे कि मैं उससे चिढ़ती रही हूँ या उसके प्रति मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह रहा है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों पहलुओं में काफी सख्त आदमी माने जाते हैं, लेकिन कई पहलू और भी हैं, या ये कहिए कि कई बातें और भी हैं, और ये पहलू केवल हेलन के लिए ही सुरक्षित रहा है। उन्होंने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया है जितना कोई और पिता अपनी बेटी को शायद ही दे पाया हो। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन ये सच है कि चार्म्स का अपनी बेटी के प्रति प्यार पूजा की हद तक बढ़ चुका था। मिसेस चार्म्स, मुझे तो बताया गया है कि मिस्टर चार्म्स अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, मैंने दबी आवाज में कहा। ऐसा कहा जाता है कि अपनी बेटी के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता था। मैं जानती हूँ, मिसेस चार्म्स बोली। अपनी बेटी के प्रति मिस्टर चार्म्स द्वारा दर्शाए गए व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को गलत फहमी होना स्वाभाविक ही है, लेकिन ये सही नहीं है।
मिस्टर चाम्स से काफी नजदीक होने के कारण मैं जानती हूँ कि वे अपनी बेटी से अत्यधिक प्यार करते थे, लेकिन वे इस प्यार को अपने दिल में ही छिपाए रखते थे और इसका प्रदर्शन नहीं करते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि दुनिया ये समझे कि उनकी बेटी उनके लिए एक जज्बाती कमजोरी बन चुकी है। वे अपनी बेटी पर भी ये कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहते थे, ताकि वो उनकी इस कमजोरी का कोई अनुचित लाभ ना उठाए। वे जानबूझकर अपनी बेटी को बहुत कम जेब खर्च देते थे, ताकि अधिक पैसे उसे गलत रास्ते पर ना ले जाएं। मैं जानती हूँ कि हेलन को कम जेब खर्च देना उनकी एक भूल थी। मैं कुर्सी पर बैठा मिसेस चाम्स द्वारा दिया जा रहा विवरण सुन रहा था। आपके काम से मेरे पति काफी संतुष्ट हैं, मिसेस चाम्स ने आगे कहा। उन्होंने मुझे बताया है कि हेलन की मौत के बारे में जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी उन्होंने आप पर छोड़ी है। न जाने क्यों उन्हें इस बात पर यकीन हो चला है कि हेलन की हत्या की गई है। काफी समझाने और प्रमाण देने के बावजूद उनका ये विश्वास अडिग बना हुआ है। पुलिस और शव परीक्षक यही कह रहे हैं कि हेलन की मौत दुर्घटनावश हुई है, लेकिन मिस्टर चाम्स ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा अनुमान है कि आपके विचार में भी हेलन की मौत मात्र एक दुर्घटना ही थी। ये कहकर मिसेस चाम्स ने अपनी निगाहें मेरे चेहरे पर टिका दी। मुझे लग रहा था कि उसके मुस्कुराते चेहरे और सहज अंदाज के भीतर कहीं घबराहट और चिंता दबी हुई थी। इस बारे में मैं फिलहाल कोई विचार व्यक्त करने की हालत में नहीं हूँ, मैंने कहा। मुझे इस बारे में तहकीकात करनी है। मिस्टर डॉसन, दरअसल मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस मामले में तहकीकात करते हुए आप इतनी गहराई में न पहुंच जाएं, जहां आप खुद भी इस मामले में उलझ जाएं। मेरे पति हेलन को अत्यधिक प्यार करते थे। मैं जानती हूँ कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को भला बुरा नहीं कहना चाहिए जो व्यक्ति अपना बचाव करने या अपनी सफाई पेश करने के लिए उपस्थित ना हो सके, लेकिन हेलन के बारे में कुछ ऐसी बातें करना मेरे लिए इस वक्त जरूरी है। मेरे पति का ख्याल है कि हेलन एक भली लड़की और गंभीर छात्रा थी, लेकिन हकीकत यह है कि वो इसके बिल्कुल विपरीत थी। दरअसल वो पैसे के लिए ही जिंदा थी। जिंदगी में उसका कोई और आदर्श या लक्ष्य नहीं था। मेरे पति उसे प्रति सप्ताह सिर्फ $60 भेजते थे, जो उसके स्तर के खर्चों के लिए काफी नहीं थे। मैं जानती हूँ कि न्यूयॉर्क में रहते हुए ही उसका साप्ताहिक खर्चा $200-300 से कम नहीं था। मिस्टर डॉसन, पैसा कमाने के लिए हेलन एक गंदा, अनैतिक और व्यभिचारी जीवन व्यतीत करती थी। हेलन के बारे में बोलते हुए मिसेस चाम्स की आवाज में जो तल्खी आ गई थी, उससे मैं हैरान हो रहा था। मैं जानती हूँ कि मेरी ये बातें आपको नागवार लग रही होंगी, लेकिन ये बातें सच हैं, वो बोली। यदि आप हेलन की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में तहकीकात करेंगे तो आप खुद भी ये बातें जान जाएंगे। हेलन एक निहायत सड़ी गली जिंदगी व्यतीत कर रही थी। जहां तक उसके गर्भवती होने का सवाल है, ये पहली बार नहीं हुआ होगा। गर्भवती होना उसके लिए चिंता का कारण नहीं हो सकता था। इस बारे में वो काफी अनुभवी थी और जानती थी कि इस हालात में क्या किया जाना चाहिए। अनैतिक और गैरकानूनी काम करने वाले लोगों का ऐसा अंत होना हैरानी की बात नहीं है। हेलन के जीवन की इस पृष्ठभूमि के बावजूद आप ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि उसकी हत्या की गई होगी, मैंने पूछा। इस बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती, मिसेस चाम्स बोली। मैं केवल इतना जानती हूँ कि पुलिस हेलन की मौत को एक दुर्घटना मान रही है। तुम भी ऐसा ही क्यों नहीं मान लेते? आपके पति ने ही मुझसे इस बारे में तहकीकात करने को कहा है। मैं उनका आदेश मानने के लिए बाध्य हूँ। अगर तुम हेलन की मौत को हत्या मानकर इसकी तहकीकात करोगे तो तुम्हें जरूर हेलन के जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जिन्हें स्वीकार करना मिस्टर चाम्स के लिए संभव नहीं हो पाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि रोम में आकर भी हेलन उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रही होगी जिस प्रकार का जीवन वो न्यूयॉर्क में बिताती थी। इन तथ्यों को मिस्टर चाम्स से नहीं छिपाया जा सकेगा। मिस्टर चाम्स अब भी ये मानते हैं कि हेलन निहायत ही शरीफ लड़की थी। तुम्हारे द्वारा हेलन के बारे में बताई गई सच्चाई से उन्हें सदमा लगेगा। ऐसी सूरत में वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जाहिर है कि अपने अखबार के विदेश डेस्क पर वे किसी ऐसे व्यक्ति को रखना पसंद नहीं करेंगे जिसने उनकी प्रिय बेटी के बारे में उनके सामने ऐसे तथ्य रखे हों। क्या अब तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें इस मामले में ना फंसने की सलाह क्यों दे रही हूँ? मैं जानता था कि हेलन के प्रति मिसेस चाम्स के गुस्से के पीछे केवल यही कारण नहीं था कि वो एक अनैतिक जीवन व्यतीत करती थी। जरूर इसमें कोई और बात भी थी जिसे पूछने की हिमाकत मैं नहीं कर सकता था। मेरे लिए अब एक दुविधा पैदा हो गई है, मैंने कहा। मिस्टर चाम्स कहते हैं कि हेलन की असामयिक और रहस्यमय मौत के बारे में सच्चाई को पेश करने में मैं असफल रहता हूँ, तो विदेश डेस्क वाली नौकरी से मुझे हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी ओर अब आप कह रही हैं कि अगर इस बारे में ईमानदारी से तहकीकात करूंगा तो मैं नौकरी गवा बैठूंगा। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तुम तहकीकात किए जाने का नाटक करते रहो, लेकिन कोई तथ्य ढूंढकर मत लाओ।
जून चाम्स बोली, तुम जानबूझकर वक्त गुजर जाने दो और इस बारे में कोई विशेष प्रयत्न मत करो। थोड़े समय बाद मिस्टर चाम्स के दिल पर हेलन की मौत से लगा सदमा खुद ही कम हो जाएगा। इस वक्त वे हेलन की मौत से दुखी हैं और तथाकथित हत्यारे से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क वापस पहुंचने पर जब वे एक बार फिर अपने काम में मशगूल हो जाएंगे तो हेलन का भूत उनके दिलो दिमाग से उतर जाएगा। लगभग 2 हफ्ते बाद तुम उन्हें सामान्य सी रिपोर्ट भेज देना। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मिस्टर चांस जल्दी ही इसे भूल जाएंगे। तुम इस तहकीकात को गंभीरता से लोगे तो तुम्हें विदेश डेस्क नहीं मिल पाएगा। मिस्टर चांस हेलन के बारे में सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अपना गुस्सा तुम पर निकालेंगे। इसलिए तुम्हारे हित में यही होगा कि तुम हेलन के मामले को तब तक टालते रहो जब तक ये मामला खुद ब खुद शांत ना हो जाए। तो क्या आपका यही सुझाव है कि मैं इस मामले को टालता ही रहूं? मैंने पूछा। मेरे इस प्रत्यक्ष सवाल से कुछ क्षणों के लिए मिसेस चाम्स के मुख की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में भय की छाया दिख पड़ी। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और पहले की भांति उसके मुख पर मुस्कान बिखर गई। तुम्हें मेरे पति पर कभी ये जाहिर नहीं होने देना है कि तुम इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो, मिसेस चाम्स बोली। तुम्हें इस मामले पर वक्त वक्त पर उन्हें रिपोर्ट भेजनी होगी। हालांकि इन रिपोर्टों में हेलन के जीवन या उसकी मौत से संबंधित ऐसे तथ्य नहीं होने चाहिए जो मामले को गंभीर बना दे। फिर धीरे से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मिसेस चाम्स बोल पड़ी, मेहरबानी करके हेलन के रोम में बिताए गए जीवन के बारे में अधिक तहकीकात नहीं करना। इसमें जरूर ऐसे तथ्य बाहर आएंगे जिन्हें मेरे पति बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल मैंने ही अपने पति को इस बात के लिए राजी किया था कि वो हेलन को रोम जाने की इजाजत दे दे। रोम में हेलन द्वारा बिताई गई जिंदगी के बारे में जानकर वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। इसलिए हेलन के जीवन और उसकी रहस्यमयी मौत के बारे में ज्यादा तहकीकात ना होने में तुम्हारी ही नहीं मेरी भी भलाई है। इस वक्त मेरा मुंह रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ था। तभी मैंने देखा कि चाम्स रेस्टोरेंट के अंदर आया और काउंटर पर जाकर वहां बैठे व्यक्ति से बात करने लगा। मैंने तत्काल अपना हाथ मिसेस चाम्स के हाथ से छुड़ा लिया और खड़ा हो गया। मिस्टर चाम्स आ गए हैं, मैंने दबी आवाज में कहा। ये सुनकर मिसेस चाम्स चौंक उठी, लेकिन शीघ्र ही खुद को संभाल कर खड़ी हो गई और दूर से हाथ हिलाकर चाम्स को आने का इशारा करने लगी। हमें देखकर चाम्स हमारी मेज की ओर आ गया। उसकी एक बांह पर ओवरकोट झूल रहा था और दूसरी हथेली में ब्रीफकेस था। हेलो डॉसन, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मेरे नजदीक आकर चाम्स बोला। मैं बहुत जल्द यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। चाम्स ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और मुझे देते हुए बोला, ये चाबी मुझे पुलिस ने दी है। ये रोम में हेलन के फ्लैट की चाबी है। तुम हेलन की सारी चीजों को इकट्ठा करो और फिर उन्हें बेच डालो। मैं ये काम तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। मैं उसकी किसी चीज को नहीं रखना चाहता। मैंने चाम्स के हाथ से चाबी ले ली। शेरविन, अब हमें देर होने लगी है। अब हमें चलना चाहिए। हमारी बातचीत को काटती हुई जून बोल पड़ी। अपनी कलाई पर लगी घड़ी पर नजर डालते हुए चाम्स बोला, हाँ, अब हमें चलना चाहिए। डासन, मैं हेलन की मौत की तहकीकात करने की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। उस बदमाश को जरूर सजा मिलनी चाहिए। उसका पता लगते ही मुझे सूचित करना। अपना ब्रीफकेस उठाकर चाम्स रिसेप्शन हॉल की तरफ चल पड़ा। मेरी और एक बार विशेष निगाह से देखती हुई जून चाम्स उसके पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठ गए। तहकीकात की प्रगति की सूचना मुझे देते रहना। कार की खिड़की से सिर बाहर निकालकर मुझे अंतिम निर्देश देता हुआ चाम्स बोला, इस बारे में पैसे की परवाह मत करना। तुम्हें जितने पैसे की भी जरूरत हो ले लेना। जितनी जल्दी तुम ये काम पूरा करोगे उतनी ही जल्दी तुम विदेश डेस्क पर बुला लिए जाओगे। तुम्हारी पदोन्नति इस काम में तुम्हारी सफलता से जुड़ी हुई है, समझे? मैंने चाम्स को यकीन दिलाया कि मैं हेलन की मौत के लिए जिम्मेदार उस व्यक्ति को पकड़ने में जी जान लगा दूंगा। नेपल से रवाना होकर मैं शाम 6 बजे रोम पहुंचा। रास्ते में कार को चलाते हुए मैं बार बार पीछे की ओर देख रहा था। मुझे अब भी ये भय था कि शायद हरे रंग की रेनॉल्ट गाड़ी मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन मेरा भय निराधार ही निकला। पूरे रास्ते मुझे इस प्रकार की कोई कार नहीं दिखाई दी। मैं रोम शहर में दाखिल हुआ और जल्दी ही अपने फ्लैट पर पहुंच गया। दरवाजा खोलकर मैं पहले अपने बेडरूम में गया और सूटकेस वहां रखा। फिर लॉन्ज में आकर मैंने सोडा और विस्की मिलाकर एक पैक बनाया और टेलीफोन पर कार्लोती से संपर्क किया। थोड़ी देर बाद कार्लोती फोन पर आ गया। मैं डासन बोल रहा हूँ, मैंने कहा। मैं अभी अभी रोम वापस लौटा हूँ। क्या मिस्टर चाम्स न्यूयॉर्क लौट गए हैं? जी हाँ, शव परीक्षक के अनुसार हेलन की मौत दुर्घटनावश ही हुई थी। मुझे इस बारे में अधिकृत जानकारी सोमवार को ही मिलेगी, जब शव परीक्षा की रिपोर्ट घोषित की जाएगी, कार्लोती बोला। तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मिस्टर चाम्स ने शव परीक्षक से बात कर ली है, मैंने कहा।
उन्होंने इस बारे में आपके बॉस से भी विचार विमर्श किया है? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, कार्लोती ने रूखी आवाज में कहा। थोड़ी देर और रुककर कार्लोती का मूड भांपकर मैंने फिर कहा, मैं एक कार के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं। बेशक, आप मुझे कार का नंबर दे दीजिए। मैं इस कार के बारे में जानकारी हासिल करके थोड़ी देर बाद आपको सूचित कर दूंगा। मैंने कार्लोती को उस हरी गाड़ी का नंबर दे दिया जो काफी देर तक मेरा पीछा करती रही थी। मैं जल्दी ही आपको ये सूचना दे दूंगा। फोन नीचे रख के मैं आराम कुर्सी पर लेट गया और विस्की का आनंद लेने लगा। लगभग 10 मिनट तक मैं उसी तरह बैठा रहा। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी। ये कार्लोती था। क्या आपने कार का नंबर सही नोट किया है? कार्लोती ने पूछा। मुझे पूरा यकीन था कि कार का जो नंबर मैंने कार्लोती को बताया था वो सही नंबर ही था। लेकिन क्यों? क्योंकि इस नंबर की कोई कार रजिस्टर्ड ही नहीं है। माफ कीजिए लेफ्टिनेंट कार्लोती, हो सकता है कार का नंबर पढ़ने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, मैंने कहा। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था। हालांकि अपने मन में मुझे पूरा यकीन था कि कार का नंबर वही था जो मैंने कार्लोती को बताया था। अगर इस बारे में मैं ज्यादा दिलचस्पी दिखाता या कार्लोती से बहस करता तो उसे नाहक ही मुझ पर कोई संदेह हो सकता था, और इस वक्त मैं किसी भी तरह के संदेह या मुसीबत से खुद को बचाना चाहता था। कार्लोती एक कुशल और चालाक पुलिस अधिकारी था। वो बोला, क्या इस कार का हेलन की मौत से कोई संबंध है? बनावटी हंसी हंसते हुए मैंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। नेपल से रोम लौटते हुए कोई कार काफी समय तक मेरे कार के पीछे चल रही थी, जिससे मेरे मन में नाहक ही संदेह पैदा हो गया था। इस बारे में जानकारी हासिल कर मैं इस संदेह को दूर करना चाहता था। थोड़ी देर रुककर कार्लोती बोला, जरूरत पड़ने पर हमारी मदद मांगने में कोई संकोच मत कीजिएगा। हमारा विभाग आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर है। मैंने सहायता के लिए कार्लोती का धन्यवाद किया और फोन रख दिया। सिगरेट के कश लेता हुआ मैं काफी देर तक खिड़की की ओर देखता रहा और हेलन की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता रहा। जून चाम्स ने मुझसे कहा था कि यदि मैं हेलन के जीवन और मौत की तहकीकात करूंगा तो हेलन के बारे में ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे जिन्हें चाम्स पसंद नहीं करेगा, और गुस्से में वो मुझे विदेश डेस्क का वो पद नहीं देगा जिसे पाने के लिए मैं लालायित था। आखिर जून चाम्स को मेरे भविष्य की इतनी चिंता क्यों थी? जाहिर था कि हेलन की मौत की तहकीकात ना करने देने के पीछे उसका अपना भी कोई स्वार्थ छिपा था। हो सकता था कि हेलन के जीवन का कोई ऐसा भी पहलू हो जिसमें जून चाम्स की भी कोई भूमिका रही हो, जिसे वो हर कीमत पर छुपाना चाहती हो। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं तहकीकात करने के मामले में ढील दिखाता तो चाम्स को इसका पता चल ही जाता। चाम्स बहुत ही तेज दिमाग का आदमी था और उसकी निगाहों से बच पाना संभव नहीं था। ऐसी सूरत में वो मुझे अपने विदेश डेस्क पर काम करने के लिए कभी नहीं बुलाता। मतलब ये था कि मैं एक अजीब दुविधा में फंसा हुआ था जिसे निकल पाना मुश्किल था। मेरे सामने ये बात भी साफ थी कि अगर कार्लोती को ये यकीन हो गया कि हेलन की मौत दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या की गई थी तो वो हत्यारे का पता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। सिगरेट की कश लेता हुआ मैं सोचता रहा कि अब मेरा अगला कदम क्या होगा। हेलन की मौत के बारे में फिलहाल तहकीकात शुरू करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने चाम्स के निर्देश के अनुसार हेलन के फ्लैट में जाकर उसके सामान का निरीक्षण करने का निश्चय कर लिया। मैं मन ही मन ये भी सोच रहा था कि हो सकता है हेलन के फ्लैट में कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उसकी हत्या का कोई सुराग मिल सके। चाम्स द्वारा दी गई चाबी से हेलन के फ्लैट का दरवाजा खोलकर मैं अंदर घुसा। इस समय 8 बजने में 20 मिनट थे। फ्लैट के अंदर घुसते ही मुझे कमरों में विभिन्न प्रकार के इत्रों की सुगंध आने लगी। मुझे ऐसा लगा मानो हेलन अभी मरी नहीं थी बल्कि इन्हीं कमरों में रहती थी। मुझे लगा कि चंद घंटे पहले इन्हीं कमरों में हेलन और मैंने सोरंटो में 1 महीना रहने की योजनाएं बनाई थी और यहीं कहीं मैंने जीवन में पहली और आखिरी बार उसका चुंबन किया था। मैं सावधानी से कमरे का निरीक्षण करने लगा। फिर कुछ सोचकर मैं डेस्क पर आ गया और एक एक कर इसकी दराजें खोलकर देखने लगा। इन दराजों में कागज, ब्लॉटिंग पेपर, स्याही, रबर आदि चीजें रखी हुई थी। इनमें ऐसी एक भी चीज नहीं थी जो इस वक्त मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी। यहाँ तक कि इन दराजों में हेलन का एक भी व्यक्तिगत पत्र, डायरी, बिल कुछ भी नहीं था। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मुझसे पहले इस फ्लैट में जरूर कोई व्यक्ति घुसा है जिसने हेलन की सभी चीजों की तलाशी ली है और इसने यहाँ से सभी जरूरी कागज इत्यादि ले लिए हैं। ये व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या ये काम खुद पुलिस ने ही किया है या फिर उस आदमी ने जिसने हेलन के कैमरे में से खींचकर फिल्में बाहर निकाली थी? मन ही मन आशंकाओं से घिरा हुआ अब मैं हेलन के बेडरूम में दाखिल हुआ। हेलन की अलमारियों को खोला तो देखा कि हेलन के पास महंगे कपड़ों के 20 जोड़े थे। जाहिर था कि अपने सीमित जेब खर्च से वो इतने महंगे और इतने अधिक कपड़े नहीं खरीद सकती थी।
चाम्स को भी इसका अंदाजा नहीं हो सकता था कि उसकी बेटी की अलमारियां इतने अधिक और इतने महंगे कपड़ों से भरी पड़ी हैं। उसने मुझसे सहज भाव से ही कहा था कि मैं हेलन के सामान को बेचकर उसका फ्लैट खाली कर दूं। लेकिन हेलन के सैकड़ों कपड़ों, कोटों, जूतों, आभूषणों और चोलियों को देखकर मुझे लगा कि ये काम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो पाना मुमकिन नहीं हो सकता था, जैसा कि चाम्स ने सोच रखा था। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने जिना की सहायता से ये काम करने का निश्चय किया। बाहर के कमरे में आकर मैंने जिना को फोन किया। सौभाग्यवश इस समय वो अपने कमरे में ही थी और थोड़ी देर बाद रात का भोजन करने के लिए बाहर जाने ही वाली थी। क्या तुम फौरन यहाँ आ सकती हो? हेलन के फ्लैट का पता देते हुए मैंने पूछा। तुम्हें यहाँ एक जरूरी काम करना है। तुम टैक्सी लेकर यहाँ पहुंच जाओ। काम खत्म होते ही हम दोनों साथ ही खाना खाने बाहर जाएंगे। जिना ने तत्काल आने का वायदा कर फोन रख दिया। जिना की प्रतीक्षा का समय मैं कमरों में टहलते हुए बिताने लगा। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी जिस पर पेंसिल से कोई नंबर लिखा हुआ था। मैं इस नंबर को पढ़ने के लिए आगे झुका, लेकिन अस्पष्ट होने के कारण मैं इसे ठीक से नहीं पढ़ पाया। अंत में टेबल पर रखी टॉर्च का इस्तेमाल करके मैंने इसे पढ़ लिया। वो रोम का ही नंबर था। मुझे ख्याल आया कि हेलन के लिए ये नंबर महत्वपूर्ण रहा होगा और वो अक्सर ही इस नंबर पर फोन करती रही होगी। दीवार पर इस नंबर के लिखे होने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता था। मैंने हेलन के दराजों में उसके द्वारा प्रयोग किए गए टेलीफोन नंबरों की सूची ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस प्रकार की कोई सूची मुझे नहीं मिल पाई थी। दीवार पर इस नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि ये नंबर हेलन के लिए एक महत्वपूर्ण नंबर रहा होगा। जाने क्या सोचकर मैंने फोन उठाया और ये नंबर मिला दिया। नंबर मिलाने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि ये नंबर मिलाकर मैंने गलती की है। हो सकता है कि ये नंबर किसी ऐसे आदमी का हो जिसका हेलन की मौत से कोई संबंध रहा हो। इस प्रकार के आदमी, मान लीजिए उसका नाम मिस्टर एक्स रहा हो, को इतनी जल्दी इस बात का पता चल जाना कि मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, ठीक नहीं था। ऐसे वक्त वो खुद को तत्काल कहीं छिपा सकता था और तहकीकात के रास्ते से हट सकता था। मैं इस उधेड़ बुन में फोन को नीचे रखने ही वाला था कि दूसरे छोर से आवाज आई। ये किसी पुरुष की आवाज थी जो इटालियन भाषा में जोर से कह रहा था, हेलो, कौन बोल रहा है? अपने पूरे जीवन में मैंने फोन पर इतनी अशिष्ट और क्रूर आवाज कभी नहीं सुनी थी और ना ही भविष्य में सुनना चाहता था। मैंने रिसीवर को अपने कान से थोड़ा दूर किया और दूसरी ओर से आने वाली आवाजों को सुनने लगा। इन अस्पष्ट आवाजों में इटालियन भाषा में किसी भारी गले से गाए जाने वाले एक गीत की आवाज भी थी। कुछ क्षण इंतजार करने के बाद फोन के दूसरे छोर से आने वाली कुछ और आवाजें मैं सुन सकता था। अब फोन पर एक महिला की आवाज सुनाई दे रही थी जो कह रही थी, कार्लो, फोन पर कौन है? तुम्हें इतनी जोर से चीखने की क्या जरूरत है? ये महिला अमेरिकन लहजे वाली अंग्रेजी भाषा में बोल रही थी। फोन की दूसरी ओर से कोई बोल ही नहीं रहा। पुरुष ने जवाब दिया। इस बार वो भी अंग्रेजी में बोल रहा था। फिर इस पुरुष ने झटके के साथ रिसीवर नीचे रख दिया। खिड़की के बाहर सड़क का नजारा देखते हुए मैं ख्यालों में डूब गया। कार्लो और एक अमेरिकन औरत, हो सकता है इसमें भी कोई राज हो। रोम के प्रवास में हेलन के अवश्य ही कई मित्र रहे होंगे। हो सकता है कि कार्लो भी इनमें से एक मित्र हो, लेकिन उसका फोन डायरी के बजाय दीवार पर क्यों लिखा गया था? हो सकता है कि फोन करते हुए ही कार्लो ने हेलन को अपना नंबर बताया हो और आसपास किसी कागज के अभाव में हेलन ने दीवार पर ही इसे लिख लिया हो। लेकिन इस बात की संभावना कम ही दिखती थी। अगर सिर्फ यही बात होती तो बाद में हेलन इस नंबर को अपनी डायरी में लिख लेती और रबर का इस्तेमाल कर दीवार से इसे साफ कर देती। मैंने इस नंबर को एक कागज पर नोट कर लिया और कागज को जेब में डाल लिया। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। ये जिना थी। इससे पहले कि हम बातों में लग जाएं, मैंने कहा, तुम अंदर आकर इन कपड़ों आदि को देख लो। चांस ने निर्देश दिया है कि इन चीजों को बेच दिया जाए और इससे मिलने वाले धन को दान में दे दिया जाए। ये काफी बड़ा काम लगता है। इतने सामान से तो एक दुकान भर सकती है। जिना बेडरूम में गई और सारी अलमारियों और दराजों का भरपूर निरीक्षण किया। ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, वो बोली। मैं एक महिला को जानती हूँ जो पुराने कपड़े खरीदने में दिलचस्पी रखती है। वो इन सारी चीजों का मोल भाव करेगी और इन्हें ले जाएगी। जिना की यह बात सुनकर मैं कुछ आश्वस्त हुआ। ठीक है, मैंने कहा, मैं जानता था कि तुम इस समस्या का जरूर कोई समाधान निकालोगी। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि वो महिला इस सामान का कितना मोल लगाती है। मैं तो जल्द से जल्द इस फ्लैट को खाली करवाना चाहता हूँ। हेलन ने इतने सामान पर काफी खर्च किया होगा, जिना बोली। इनमें से कई पोशाकें तो बिल्कुल अछूती हैं, वो कभी पहनी ही नहीं गई हैं। साथ ही ये सारी चीजें रोम की महंगी दुकानों से खरीदी गई हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैंने कहा, लेकिन हेलन को इतना धन चांस नहीं देता था।
उसका धन जरूर कुछ और स्रोतों से आता रहा होगा। जिना आगे बढ़ी और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे इस बारे में हेलन से कोई ईर्ष्या नहीं है, वो बोली। इन सब के बदले उसने जरूर बड़ी कीमत चुकाई होगी। आओ हम दूसरे कमरे में बैठ जाएं, मैंने कहा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिना मेरे पीछे चलते हुए लाउंज में आ गई, जहां हम दोनों आराम कुर्सियों में लुढ़क गए। एड, हेलन ने अपना नाम मिसेस डगलस शेरार्ड क्यों बताया था? अचानक वो पूछ बैठी। जिना का ये सवाल सुनकर मुझे लगा मानो कमरे की छत गिरकर मेरे ऊपर आ पड़ी है। क्या क्या पूछ रही हो तुम? मैंने उसकी ओर घूरते हुए कहा। हेलन ने अपना नाम मिसेस डगलस शेरार्ड क्यों बताया था? जिना ने अपने सवाल को दोहराया। मैं जानती हूँ एड कि मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन उत्सुकतावश मैं ये पूछ ही बैठी। तुम ये कैसे जानती हो कि वो हेलन ही थी? मैंने फोन पर हेलन की आवाज पहचान ली थी। मुझे इस बात का कभी ख्याल भी नहीं आया था कि जिना फोन पर हेलन की आवाज पहचान सकती थी। इससे पहले वो कम से कम 2 बार फोन पर हेलन से बातचीत कर चुकी थी और आवाजों को पहचानने में वो दक्ष थी। मैं जिना को पिछले 4 सालों से जानता था। हमारे व्यावसायिक संबंधों के बीच एक दौर ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। उसके साथ दफ्तर में अक्सर अकेले ही काम करते हुए मैं कभी कभी उसके साथ संबंध बढ़ाने को इच्छुक हो उठता था, लेकिन मैंने सदा खुद पर नियंत्रण रखा और मैं व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंधों को आपस में मिलाना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे मेरे करियर पर प्रभाव पड़ सकता था। लिहाजा मैंने हमेशा ही जिना से केवल व्यावसायिक औपचारिकता के संबंध ही रखे हैं। रोम में मैं ऐसे कई पत्रकारों को जानता था जिनकी अपनी सेक्रेटरियों से ही मित्रता हो गई थी और यह मित्रता काफी बढ़ गई थी, लेकिन इस प्रकार के संबंधों की खबर उनके मालिकों को हो गई थी, या उन सेक्रेटरियों ने ही कोई शरारत की थी जिस कारण वे पत्रकार मुसीबत में पड़ गए थे। यही वजह थी कि मैं लिजा के साथ अपने संबंध व्यावसायिक स्तर तक ही सीमित रखने के लिए कटिबद्ध था। मैंने कभी उसके साथ कोई दिल्लगी करने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन इस व्यावसायिक दूरी के बावजूद हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी की एक ऐसी भावना थी जिसे हम दोनों समझते थे, लेकिन इसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं समझते थे। हम दोनों को यह भी विश्वास था कि मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे पर निर्भर कर सकते थे। जाम तैयार करते हुए मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं जिना को सारी बात बता दूंगा। किसी ऐसे व्यक्ति की राय भी चाहता था जो खुद इस घटनाक्रम से दूर हो और निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से मुझे कुछ सलाह दे सके। इस काम के लिए जिना आदर्श थी। जिना, मैं तुम्हारे सामने सारी बातें खुलकर कहना चाहता हूँ, मैंने कहा। मेरे दिमाग में इस वक्त कई बातें हैं जिनके कारण मैं घुटन सी महसूस कर रहा हूँ। इन बातों पर तुमसे विचार विमर्श करके मैं अपने जी को थोड़ा हल्का कर लेना चाहता हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊं, जिना ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता दरवाजे की घंटी बजी। हम हैरान होकर एक दूसरे के मुंह को देखते रहे। इस समय यहाँ कौन आ सकता है? मैंने खड़े होते हुए कहा। हो सकता है ये चौकीदार हो और वही जानना चाहता हो कि इस फ्लैट में कौन है। हाँ, ये मुमकिन है। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर में लेफ्टिनेंट कार्लोती खड़ा था। उसके साथ एक और पुलिस अधिकारी खड़ा था। गुड इवनिंग, कार्लोती बोला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेफ्टिनेंट कार्लोती को देखकर आज मुझे पहली बार ऐसा लगा मानो मैं कोई चोर उचक्का या हत्यारा था और पुलिस मुझे पकड़ने आई थी। कुछ क्षणों के लिए मैं दरवाजे पर ठिठका खड़ा रह गया और कार्लोती को घूरता रहा। मुझे लगा कि कुछ समय के लिए मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। क्या वो मुझे गिरफ्तार करने आया था? क्या उसे ये पता चल गया था कि शेरार्ड कोई और नहीं बल्कि मैं ही था? इतनी देर में जिना भी दरवाजे पर आ गई। गुड इवनिंग लेफ्टिनेंट, वो बोली। उसकी शांत और मधुर आवाज को सुनकर मेरी घबराहट कुछ कम हो गई। कार्लोती ने झुककर जिना को आदाब किया। अंदर आ जाइए लेफ्टिनेंट, मैंने कहा। अब तक मैंने खुद को संभाल लिया था। कार्लोती अपने सहयोगी के साथ अंदर आ गया। ये सार्जेंट आनोनी है, अपने सहयोगी का परिचय कराते हुए कार्लोती ने कहा। मैं दोनों पुलिस अधिकारियों को लाउंज में ले आया। हालांकि मेरे दिल की धड़कनें सामान्य हो गई थी, लेकिन मेरा डर अब तक दूर नहीं हो पाया था। लेफ्टिनेंट, क्या आप जानते थे कि मैं यहाँ हूँ? मैंने पूछा। नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। जब मैंने देखा कि यहाँ रोशनी जल रही है तो मैंने निश्चय किया कि अंदर चलकर देखूं कि इस वक्त यहाँ कौन है। ये अच्छा ही हुआ कि यहाँ आप मिल गए। मैं आपसे बात करना चाहता था। अपने कोट की जेब में हाथ रख कार्लोती कमरे में चहलकदमी करने लगा। वो खिड़की के पास गया और कुछ देर बाहर झांकता हुआ खड़ा रहा। फिर वो मेरे नजदीक आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। जिना सोफे पर बैठ गई। मुझे बताया गया है कि आपने आज सुबह हेलन का कैमरा लेफ्टिनेंट ग्रैंडी से वापस ले लिया है, कार्लोती बोला। जी हाँ, मैंने कुछ हैरान होकर जवाब दिया। ग्रैंडी ने मुझसे कहा था कि उसे अब उस कैमरे की जरूरत नहीं थी।
मेरा भी पहले ऐसा ही विचार था, लेकिन अब मैं कैमरे के पहलू पर दोबारा विचार कर रहा हूँ, कार्लोटी बोला। फिर उसने जेब से सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और इसका एक कश लेकर बोला, मेरा विचार है कि कैमरा आपको देने में हमने जल्दबाजी की है। क्या आप हमें ये कैमरा वापस दे सकते हैं? क्यों नहीं, मैंने कहा। अगर आप चाहें तो कल सुबह मैं वो कैमरा आपके पास पहुंचा दूंगा। क्या कैमरा इस समय आपके पास नहीं है? कैमरा मेरे फ्लैट पर है। क्या हम आज रात को ही कैमरा आपके घर से नहीं ले सकते? ठीक है, आप ले लीजिए, मैंने जवाब दिया। अब मैंने भी सामने मेज पर रखे अपनी विस्की के जाम से कुछ घूंट पिए और सिगरेट सुलगा ली। लेफ्टिनेंट, इस कैमरे में अचानक आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ गई? मैंने कहा। मैंने इस कैमरे पर कुछ विचार किया है, कार्लोती बोला। कैमरे में किसी फिल्म का ना होना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आपको ये बात काफी देर से सूझी? जवाब में कंधे उचकाता हुआ कार्लोती बोला। शुरू में मैंने सोचा था कि शायद हेलन कैमरे में फिल्म डालना भूल गई होगी। इस बीच मेरी मुलाकात कैमरा विशेषज्ञ से हो गई और मैंने इस क्षेत्र में कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया। कैमरे के अंदर फुटेज इंडिकेटर के अनुसार इस कैमरे से 12 फीट फिल्म खींची गई थी। इसका मतलब हुआ कि कैमरे के अंदर जरूर कोई फिल्म रही होगी जिसे खींचकर बाहर निकाला गया होगा। पहले मैं सिने कैमरे के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन हमने इतनी जल्दी आपको कैमरा लौटाने की गलती की थी। खैर, अब भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। ये कैमरा मेरे पास सुरक्षित है और मैं आज रात को ही इसे आपके हवाले कर दूंगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कैमरे में से फिल्म किसने निकाली होगी? कार्लोती ने पूछा। जी नहीं, मैंने जवाब दिया। हो सकता है कि खुद हेलन ने ही ये फिल्म निकाल ली हो। कैमरे के अंदर के गेट को बिना खोले ही फिल्म को बाहर निकाला गया है, कार्लोती बोला। ऐसा करने में फिल्म के नष्ट हो जाने का खतरा था। मेरे विचार में हेलन ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरा भी ऐसा ही विचार है, मैंने कहा। लेफ्टिनेंट, मेरा ख्याल था कि हेलन के केस के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत थे और जल्द ही इसे बंद करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में इस केस के बारे में नए संदेह पैदा हो रहे हैं। इस बारे में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे संदेह होना स्वाभाविक ही है, कार्लोती बोला। हेलन ने 10 कार्टन फिल्में खरीदी थी, जिनमें से हमें एक भी कार्टन नहीं मिला है। कैमरे के अंदर रखी हुई फिल्म भी गायब है। आज सुबह मैंने इस फ्लैट की तलाशी ली। हेलन यहाँ लगभग 3 महीने रही थी, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतने वक्त यहाँ रहने के बावजूद यहाँ हेलन का कोई पत्र, बिल, डायरी, टेलीफोन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं मिला। ये बड़ी अजीब बात है। इस मामले में सिर्फ एक संभावना और बचती है, और वो ये है कि हमारे यहाँ पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति यहाँ आया हो और हेलन के सारे व्यक्तिगत कागजात ले गया हो। मुझे भी आज कुछ ऐसा ही आभास हुआ, मैंने कहा। लेकिन यह भी हो सकता है कि सोरेंटो के लिए रवाना होने से पहले हेलन ने इस फ्लैट से सारे कागजात वगैरह हटवा दिए हों। इसकी संभावना कुछ कम ही लगती है, कार्लोती बोला। क्या आप इस फ्लैट को खाली करवाने के लिए आए हैं? हाँ, मिस्टर चाम्स ने मुझे ऐसा करने का निर्देश दिया है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर कार्लोती बोला, मैं आपके कार्यक्रमों में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता, लेकिन इस फ्लैट को खाली करवाने के कार्यक्रम को आपको कुछ वक्त के लिए स्थगित करना पड़ेगा। शव परीक्षा की रिपोर्ट आने तक मैं इस फ्लैट को सील करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कदम उठाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? मैंने पूछा। आप ये मान लीजिए कि एक पुलिस अफसर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, कार्लोती विनम्र आवाज में बोला। हो सकता है कि शव परीक्षा होने के बाद इस मामले की जांच भी हो। मिस्टर चाम्स ने मुझे बताया था कि उन्होंने शव परीक्षक से बात कर ली है और शव परीक्षक ने हेलन की मौत को दुर्घटना करार देना स्वीकार कर लिया था। कार्लोती ने मंद मुस्कान के साथ मेरे सवाल का जवाब दिया। वो बोला, शव परीक्षक ने उस समय तक मिले प्रमाणों के आधार पर ही इस मामले को दुर्घटना करार देना स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो सोमवार को ही आएगी और इस दौरान मिले और प्रमाणों के आधार पर वो अपना निर्णय बदल भी सकता है। क्या आपने इस बारे में अपने चीफ से बात कर ली है? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है कि न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले मिस्टर चाम्स आपके चीफ से भी मिले थे। अपने सिगार की राख को एस्ट्रे में झाड़ते हुए कार्लोती बोला। इस मामले में मेरे चीफ मुझसे पूरी तरह सहमत हैं। हो सकता है कि हेलन की मृत्यु दुर्घटनावश ही हुई हो, लेकिन उसके कैमरे से फिल्मों का गायब होना, सोरेंटो में एक अमेरिकन का उसके मकान के आसपास संदेहास्पद स्थिति में देखा जाना, इस फ्लैट से सभी व्यक्तिगत कागजातों आदि का गायब हो जाना इत्यादि प्रमाण इस मामले में कुछ नए संदेह पैदा कर रहे हैं। सिगार के कुछ कश लेने के बाद कार्लोती फिर बोला, इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई है। हेलन के बैंक मैनेजर ने हमें बताया है कि उसके पिता रोम में होने वाले खर्चों के लिए उसे प्रति सप्ताह केवल $60 भेजते थे।
जब हेलन रोम आई थी उस समय उसके साथ एक छोटा ट्रंक और सूटकेस था। अब आपने खुद भी उसकी अलमारियों में रखे हुए उसके कपड़े, गहने और अन्य चीजें भी देखी होंगी। मुझे हैरानी है कि ये सब चीजें खरीदने के लिए वो इतना धन कहाँ से लाई होगी। जाहिर था कि कार्लोती हेलन की व्यक्तिगत जिंदगी की जांच करने में खासी दिलचस्पी ले रहा था। इस समय अचानक मुझे जून चार्ल्स का भय से भरा हुआ चेहरा याद आया। चार्ल्स के साथ न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले उसने मुझसे विनती की थी कि मैं हेलन की जिंदगी के बारे में ज्यादा तहकीकात ना करूं। लेकिन अब ये तहकीकात मैं नहीं बल्कि कार्लोती कर रहा था। लगता है इस मामले ने आपके सामने नई समस्याएं पैदा कर दी हैं, मैंने टिप्पणी की। लेकिन मेरी टिप्पणी का जवाब देने की बजाय कार्लोती बोला, मेरा विचार है अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। हम आपके साथ आपके फ्लैट चलेंगे और वहां से हेलन वाला कैमरा उठा लेंगे। इसके बाद मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है। मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। जीना, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। लेफ्टिनेंट कार्लोती को कैमरा देने के बाद हम साथ ही डिनर करेंगे। कृपया हेलन के इस फ्लैट की चाबी मुझे सौंप दीजिए, कार्लोती बोला। जांच पड़ताल समाप्त होते ही मैं इसे आपको लौटा दूंगा। मैंने फ्लैट की चाबी कार्लोती को सौंप दी। हम फ्लैट से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आ गए। सार्जेंट अनोनी फ्लैट में ही रहा। मैं, कार्लोती और जिना लिफ्ट प्रयोग करके नीचे आ गए। कार पार्किंग की ओर जाते हुए कार्लोती ने मुझसे कहा, आप एक कार के नंबर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते थे। क्या इस कार का हेलन से कोई संबंध था? मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेपल से रोम आते हुए एक कार काफी देर तक मेरी कार के पीछे चलती रही। मैंने उस कार का नंबर नोट कर लिया था और कौतूहलवश उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि असावधानीवश मैंने उस कार का सही नंबर नोट नहीं किया था। कार्लोती काफी देर तक मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। कार में घुसने पर वो फिर बोला, क्या आप मुझे हेलन के कुछ मित्रों का नाम बता सकते हैं? माफ कीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हेलन से मेरी जान पहचान बहुत मामूली सी थी और इसीलिए मैं उसके किसी मित्र को नहीं जानता। हेलन से आपकी कई बार बातचीत हुई है? जी हाँ, लेकिन अपनी बातचीत के दौरान हेलन ने रोम की अपनी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर हेलन मेरी मित्र नहीं बल्कि मेरे मालिक की बेटी थी और उसकी निजी जिंदगी में झांकने का मेरा कोई अधिकार नहीं बनता था। क्या लगभग 1 महीना पहले आप उसे डिनर के लिए ट्रेवा रेस्टोरेंट ले गए थे? कार्लोती ने पूछा। ये सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो किसी व्यक्ति ने मेरी छाती में जोर का घूंसा जमा दिया हो। ये सच था कि ट्रेवा रेस्टोरेंट में मैंने हेलन के साथ एक बार डिनर किया था। जरूर किसी ने हमें वहां देख लिया होगा और इस बारे में मैं झूठ नहीं बोल सकता था। जी हाँ, मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैंने हेलन के साथ इस रेस्टोरेंट में डिनर किया था, मैंने सावधान होकर कहा। उस दिन रास्ते में मेरी हेलन से अचानक ही मुलाकात हो गई थी। उस वक्त मैं डिनर के लिए ही जा रहा था। मेरे कहने पर हेलन भी मेरे साथ डिनर के लिए चली आई थी। क्या हेलन सिर्फ एक ही बार आपके साथ बाहर गई है? कार्लोती पूछ बैठा। जहां तक मुझे याद है मैं हेलन के साथ एक ही बार बाहर गया हूँ। मैंने जानबूझकर झूठ बोला। इस समय झूठ बोलने के सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता था भी नहीं। मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूँ, मैंने जीना से कहा। तुम यहीं इंतजार करो, फिर हम साथ ही डिनर पर चलेंगे। कार्लोती मेरे साथ फ्लैट में आया। वो धीमे धीमे कोई धुन गुनगुना रहा था। कॉरिडोर में पहुंचने पर मेरी नजर अपने फ्लैट के दरवाजे पर पड़ी। यह आधा खुला हुआ था। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। ये ये अजीब सी बात है, मैं बोला। क्या बाहर जाते हुए आपने दरवाजे को ठीक से बंद किया था? कार्लोती ने पूछा। जी हाँ। दरवाजे के नजदीक पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। लगता है मेरी अनुपस्थिति में यहाँ चोर घुस आए हैं, मैंने कहा और अंदर जाने लगा। लेकिन कार्लोती ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अंदर जाने से रोक दिया। पहले मैं अंदर जाता हूँ, वो नम्र लेकिन मजबूत आवाज में बोला। फिर वो हॉल में घुसा और आगे बढ़कर सिटिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कमरों में बत्तियां जल रही थी। हम कमरे के बीच में खड़े चारों तरफ देख रहे थे। कमरे को देखकर ऐसा मालूम होता था मानो कोई तूफान अभी अभी यहाँ से होकर गुजरा है। कमरे की सारी चीजें अव्यवस्थित रूप में पड़ी हुई थी। अलमारियां खुली हुई थी, कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, दराजें बाहर थी और मेरे सारे कागज बिखरे हुए थे। कार्लोती तेजी से चलता हुआ मेरे बेडरूम में गया। उसका निरीक्षण करने के बाद वह बाथरूम की तरफ दौड़ा। मैं अपने डेस्क के पास पहुंचा। मैंने हेलन का कैमरा ताले में बंद करके रखा था। इस समय ये दराज खुली पड़ी थी और कैमरा गायब था। लेफ्टिनेंट कार्लोती ने फोन करके पुलिस का एक विशेष दस्ता बुलवा लिया, जिन्होंने मेरे फ्लैट का कोना कोना छान मारा। उन्होंने अनगिनत फोटोग्राफ लिए, हाथों के निशान इकट्ठे किए और विभिन्न रिपोर्टें बनाई। ये सब करते करते रात के 11 बज गए। कैमरे के खो जाने के बारे में मैंने कार्लोती को अपना बयान दिया, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया। मैंने उसे वो दराज दिखाई जिसमें मैंने इस कैमरे को रखा था और उसके बाद में ऊपर से ताला लगा दिया था।
जाहिर था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़कर कैमरे को चुरा लिया था। मैं नहीं जानता कि कार्लोती ने मेरे बयान पर यकीन किया था या नहीं। अन्य अवसरों की भांति इस अवसर पर भी उसके चेहरे का भाव शून्य था। मिस्टर डॉसन, बड़ी अप्रत्याशित बातें हो रही हैं, कार्लोती बोला। ये कैमरा आपके पास कुछ ही घंटे रहा और इतनी ही देर में गायब हो गया। हाँ, मुझे भी बड़ी हैरानी है, मैंने कहा। ये चोर सिर्फ वो कैमरा ही नहीं बल्कि मेरे कपड़े, सिगरेटों के डब्बे, शराब के क्रेट और नकद रुपए भी ले गया। ये काफी सुनियोजित चोरी दिखती है। इतनी देर में पुलिस का फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ आया और उसने कार्लोती से कहा कि पूरे कमरे में मेरी उंगलियों के सिवाय और किसी भी व्यक्ति की उंगलियों के निशान नहीं है। ये सुनकर मेरी और विशेष निगाहों से देखता हुआ कार्लोती बोला, मुझे इस चोरी के मामले की सूचना अपने चीफ को देनी होगी। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैंने कहा। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप मुझे मेरे कपड़े और अन्य सामान वापस दिला दें। इस चोरी में कैमरे का महत्व आपके कपड़ों से ज्यादा है। होगा, मैंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। लेकिन कैमरा खोने का सिरदर्द आपका है, मेरा नहीं। आपको पहले ही इस कैमरे का महत्व जानकर इसे अपने पास ही रखना चाहिए था। ग्रैंडी ने मुझे एक कैमरा दिया और इसके बदले में मैंने उसे रसीद दे दी। अगर पुलिस विभाग को कैमरे की जरूरत थी तो उसे ये कैमरा मुझे नहीं देना चाहिए था। अब इस बारे में आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। मेरे गुस्से को भांपकर कार्लोती खुद मुलायम हो गया और वहां मुझे समझाने लगा कि मुझे दोषी ठहराने का उसका कोई इरादा नहीं। मैं आपके आश्वासन से संतुष्ट हूं, मैंने कहा। अब अपने लोगों से कह दीजिए कि वे मेरा फ्लैट छोड़कर चले जाएं। मैं सुबह से भूखा हूं और अब कुछ भोजन करना चाहता हूं। मेरे ये कहने के बावजूद पुलिस के लोगों ने मेरे फ्लैट का निरीक्षण करने में लगभग आधा घंटा और लगाया। अंत में जब उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि चोर ने इस फ्लैट में अपनी पहचान का कोई निशान नहीं छोड़ा है, तभी उन्होंने मेरा फ्लैट खाली किया। जाने वाले पुलिस दल में कार्लोती ही आखिरी व्यक्ति था। जाते जाते वो मुझसे फिर कह गया, इस कैमरे को गंवाकर आपने हमारे लिए अजीब स्थिति पैदा कर दी है। आपको कैमरे का ध्यान रखना चाहिए था। कैमरे को खो देने की जिम्मेवारी आपके विभाग की है, मेरी नहीं, मैंने तल्खी से जवाब दिया। मुझे आपके विभाग द्वारा की गई बेवकूफ़ी के लिए उन पर दया आती है। इस टिप्पणी के जवाब में कार्लोती कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप हो गया और मुझे अलविदा कह के चला गया। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि हालांकि चोर मेरे कपड़े, सिगरेट, शराब आदि कई चीजें ले गया था, लेकिन चोरी करने के पीछे उसका मुख्य लक्ष्य वही कैमरा था। कैमरे के सिवाय बाकी चीजें तो वो केवल अपना मुख्य इरादा छिपाने और मुझे और पुलिस को भ्रांति में डालने की गर्ज से ही ले गया था। कमरों में बिखरी वस्तुओं को संभालते हुए मैं इस चोर के बारे में सोचता रहा। मेरे मस्तिष्क पटल पर ना जाने क्यों बार बार उस चौड़े कंधों वाले व्यक्ति की तस्वीर आ रही थी, जिसे मैंने सोरेंटो में हेलन के मकान के अंदर घुसते हुए देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फ्लैट से कैमरा और अन्य वस्तुएं चोरी करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है। मैं सैंडविच खाने में जुट गया और साथ साथ सारे मामले पर विचार भी करता रहा। मेरा ख्याल था कि हेलन के कमरे में मुझे उसके मित्रों और जानकारों के टेलीफोन नंबर और पते भी मिल जाएंगे, जिनका प्रयोग करके मैं हेलन की मौत के बारे में जानकारी हासिल कर पाऊंगा। हो सकता है हेलन ने कुछ टेलीफोन नंबर और पते अपनी डायरी में नोट कर रखे हों, लेकिन इस डायरी का कहीं पता नहीं था। इस मामले के बारे में अब तक मुझे सिर्फ एक ही सुराग मिल पाया था और वो था कार्लो का फोन नंबर। रोम के टेलीफोन एक्सचेंज में मेरी एक महिला मित्र काम करती थी। वर्षों पहले एक बार वो किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में विजेता घोषित की गई थी और इस अवसर पर मैंने उस पर फीचर लिखा था, जो एक समाचार पत्र में छपा था। बाद में मेरी उस महिला से अच्छी मित्रता हो गई थी और कुछ समय हमारा रोमांस भी रहा था। फिर किसी मामूली सी बात पर मनमुटाव की वजह से हम अलग हो गए थे और अब काफी वक्त से मिले नहीं थे। आज मुझे उसकी जरूरत थी। कार्लो के घर का पता मालूम करने में वो मेरी मदद कर सकती थी। मैंने निश्चय किया कि अगले दिन सुबह मैं अपनी इस महिला मित्र से पुनः संपर्क करने का प्रयत्न करूंगा। कार्लो के अलावा रोम में हेलन के और अन्य कौन से मित्र थे? मैं अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोचता रहा कि हेलन से हुई मुलाकातों में क्या उसने अपने किसी मित्र, जानकार या शुभ चिंतक का नाम लिया था। हेलन के जीवन और उसकी रहस्यात्मक मौत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस प्रकार का कोई स्रोत मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। काफी देर सोचने के बाद भी मुझे हेलन द्वारा बताया गया कोई नाम याद नहीं आया। अंत में थककर मैं सोने को ही था कि मुझे याद आया कि एक बार हेलन ने गिसप फ्रेंजी नाम के एक व्यक्ति का नाम लिया था, जो एक अखबार का राजनीतिक संवाददाता और मेरा भी एक अच्छा मित्र था। अपने व्यवसाय के अलावा फ्रेंजी का एक ही शौक था और वो था नई नई मित्रताएं बनाना। शहर की कई सुंदरियों से उसकी अच्छी दोस्ती थी और यही उसके जीवन का ध्येय था। फ्रेंजी के इस शौक को देखते हुए इस बात की काफी संभावना थी कि उसकी हेलन से भी दोस्ती रही होगी। लड़कियों के पटाने में फ्रेंजी को महारत हासिल थी और हेलन जैसी लड़की उसके निशाने से नहीं बच सकती थी।
मैंने सोचा कि हेलन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए फ्रेंजी एक अच्छा स्रोत साबित हो सकता था। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 12 बज रहे थे। लेकिन फ्रेंजी के लिए ये रात का समय नहीं, बल्कि दिन का समय होता था। वो सुबह 4 बजे सोता था और दोपहर 12 बजे जागता था। मैंने फ़ोन उठाया और उसके फ्लैट वाले नंबर पे मिलाया। आमतौर पर इस वक्त वो नाइट क्लबों में ही ज़्यादा होता था और इस वक्त उसके घर पर रहने की संभावना कम ही रहती थी। लेकिन आज वो संयोगवश घर पर ही था। एड, मैं फ्रेंजी बोल रहा हूँ, वो फ़ोन पर बोला। आज मैं खुद ही तुम्हें फ़ोन करने वाला था। मैंने अभी हेलन की मौत की खबर सुनी है। क्या ये सच है? क्या हेलन सचमुच मर चुकी है? हाँ, ये सच है, मैंने कहा। हेलन मर चुकी है। फ्रेंजी, मैं हेलन के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या मैं अभी तुम्हारे फ्लैट पे आ सकता हूँ? ज़रूर एड, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं अभी आता हूँ, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। फ्लैट बंद करके मैं नीचे कार पार्किंग की तरफ दौड़ा जहाँ लिंकन कन्वर्टिबल खड़ी थी। इस वक्त बारिश हो रही थी। रोम में इस प्रकार से अचानक बौछारें पड़ना असामान्य बात नहीं थी। मैं तेज़ी से कार में दाखिल हुआ और फ्रेंजी के फ्लैट की तरफ चल दिया। फ्रेंजी का फ्लैट वाया क्लोडिवा इलाके में था। मेरे घर से कार द्वारा ये केवल 5-6 मिनट का रास्ता था। मैं फ्रेंजी के फ्लैट पे पहुंचा और कार को बाहर खड़ा कर फ्लैट में दाखिल हुआ। मैंने घंटी बजाई। अंदर चले आओ, फ्रेंजी ने आवाज़ दी। फ्रेंजी ने मेरा अच्छा स्वागत किया और फ्लैट दिखाने लगा। यकीनन उसने अपना फ्लैट खूबसूरत तरीके से सजा रखा था। क्या तुम ड्रिंक्स लोगे? उसने पूछा। नहीं, शुक्रिया। मैं एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया और फ्रेंजी की तरफ देखने लगा। वो मध्यम कद का खूबसूरत आदमी था और उसकी आंखों से झलकता था कि वो तीक्ष्ण बुद्धि भी था। लेकिन आमतौर पर हंसमुख रहने वाला उसका चेहरा आज गंभीर और चिंतित दिख रहा था। अपने लिए विस्की का पैक बनाते हुए फ्रेंजी बोला, एड, हेलन की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। बकौल अखबारों की खबर के वो दुर्घटनाग्रस्त होकर मरी। क्या तुम इस बारे में कुछ और भी जानकारी रखते हो? आखिर वो सोरेंटो में क्या कर रही थी? वो सोरेंटो में छुट्टियां बिता रही थी। क्या अखबारों में दिया गया बयान वाकई सच है? विस्की का एक घूंट पीकर फ्रेंजी बोला। मेरा मतलब है कि क्या हेलन की मौत सचमुच ही दुर्घटना से हुई है? फ्रेंजी के इस सवाल ने मुझे चौकन्ना कर दिया।